सुप्रभात। पिछली कक्षा में आपने संचयन भाग 1 के पार्ट 2 स्मृति कहानी का कुछ अंश पढ़ा, जिसमें लेखक अपने भाई के कहने पर चिट्ठियां लेकर डाकखाने मक्खनपुर डाकखाने चिट्ठियों को डालने जा रहा था, किंतु बाल सुलभ कौतूहलवश वह हमेशा की तरह उस सूखे कुएं के पास जाता है जहां एक बिस्तर रहा करता था। स्वभावतः उसने सांप की फुसकार सुनने की इच्छा उसके मन में जगी और वह हमेशा की तरह सांप को ढेले से मारने गया। परंतु दुर्भाग्यवश जैसे ही उसने अपनी टोपी उतारी, टोपी के अंदर रखी चिट्ठियां कुएं में गिर गईं। मार खाने के डर और झूठ बोलने की आदत न होने के कारण उसने टोपियों को कुएं से निकालने की अपने मन में ठानी और अपने भाई एवं अपने धोतियों को बांधकर कुल 5 धोतियों के सहारे अपने डंडे को छोर में बांधकर वह नीचे धीरे धीरे उतरने लगा। उसके पश्चात जब सांप से उसका सामना हुआ तो उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे और उसे लगा कि यह कार्य उतना आसान नहीं जितना कि उसने सोचा था। सांप भी अपने दुश्मन को सामने पाकर तरह तरह के पैंतरे बदल रहा था। और अब आगे आइए देखते हैं क्या होता है। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप उठा और हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, ये ही बिदक कर उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा है। वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था। पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत न थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की, पर डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था या शायद वह सांप का उपहास ही कर रहा था। यहाँ पे लेखक नीचे पहुंचकर डंडे से चिट्ठियों को उठाने की कोशिश करता है। वो चिट्ठियाँ सांप के दाईं ओर पड़ी थी, लेकिन जैसे ही डंडे को नीचे वो चिट्ठी खींचने के लिए करता है, वैसे ही सांप जो है फन से उस पर फुसकार मारता है और इतना उसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि लेखक डर जाता है, मानो उसके हृदय में कंपन पैदा हो जाती है और डर के मारे उसके हाथ से डंडा छूट जाता है और वह कुछ ऊंचाई तक उछल जाता है। परंतु यह जानबूझकर नहीं उछलता, पर डर के मारे वह उछल पड़ता है डंडे के सिर। लेकिन उसके बाद वह देखता है कि डंडे में 3-4 स्थान पर कुछ एक गाढ़ा सा कुछ लगा हुआ है, जिसको देखकर उसे समझ में आया कि ये सांप का विष ही है। उसे समझ में आ गया था कि सांप ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन इस डंडे पे अपने विष को निकालकर उगलकर कर दिया है। परंतु उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपने मन में सोचा कि मुझे इस सर्टिफिकेट की यानी उसके प्रमाण की ज़रूरत नहीं थी कि वह कितना शक्तिशाली है, कितना विषैला है, बल्कि वह उसकी शक्ति का पहले से ही उसकी शक्ति के बारे में सुन चुका था, जान चुका था। उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत न थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की और इस प्रकार वो लगातार 3-4 बार सांप को ही फुसकार मारा और विष उगला एवं डसने की कोशिश करता है।
सांप उस डंडे को में ही अपना विष उगलने की कोशिश करता है। यहाँ लेखक ने डंडे का मानवीकरण किया है और करते हुए कह रहे हैं कि डंडा पहली बार अपने आप को अपमानित महसूस किया, यानी कि इसके पहले जो डंडे से उसने कई सांपों को मारा था, परंतु पहली बार ऐसा हुआ कि डंडा यहाँ पे कोई काम नहीं कर सका। अब उसे ऐसा लग रहा था कि मानो सांप या तो डंडा अपमानित हुआ या डंडा सांप का उपहास कर रहा है, माने हंसी उड़ा रहा है। उधर उस ऊपर फू फू और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने के छोटे भाई ने समझ लिया कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फू फू और धमाके से टूट गया। मतलब लेखक यहाँ कहना चाह रहा है कि सांप की जो फुसकार है उसकी आवाज़ और उसके बाद धमाके की आवाज़ सुन करके छोटे भाई ने समझ लिया कि शायद उसका भाई सांप द्वारा डसा जा चुका है और भाई शायद अब जीवित नहीं है। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। जो आवाज़ धमाके वाली आवाज़ हुई उससे उसके भाई ने अंदाज़ा लगाया कि शायद वह सांप के डसने से गिर पड़ा है। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी। उसकी चीख निकल पड़ी और ये सुन करके, धमाके की आवाज़ को सुन करके उसने अंदाज़ा जब लगाया कि उसका भाई शायद सांप द्वारा डसा जा चुका है, वह वहीं से चीख पड़ा। छोटे भाई की आशंका बेजा नहीं थी। बेजा मतलब गलत नहीं थी। छोटे भाई ने आवाज़ सुनकर जो आशंका की थी कि सांप ने काट लिया, ये गलत नहीं था। पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर तो खींच गया। यहाँ लेखक ये कह रहे हैं कि अब की बार फिर उसी अंदाज में वह डंडा लेकर के लिफाफे को उठाने की चेष्टा करता है, तो अब की बार सांप फिर से वार करता है और इस बार वह डंडे से चिपट भी जाता है, माने डंडे को लपेट लेता है अपनी पूंछ से। लेकिन इस बार डंडा, अब उनके लेखक के अंदर थोड़ा साहस और बढ़ जाता है। इस बार लेखक के हाथ से डंडा छूटता नहीं है। सहम तथा आतंक से अपनी ओर खींच गया, बल्कि डंडे को वो अपनी ओर खींच लेता है और गुंजल मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू जाता और इसी उछल कूद में सांप की पूंछ उसके हाथ से छू जाती है। ओह, कितना ठंडा था! डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वह देवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। अब लेखक ये बताता है कि इस बार वह डंडे से चिट्ठियों को उठा लेता है और अगर थोड़ी देर से वो वार न करता, तो तुरंत ही वार करता, तो शायद लेखक को वह डस लेता, परंतु इस बार वो थोड़ा देर से वार करता है। उतने देर में लेखक चिट्ठियों को उठा लेता है और अपने धोती में बांध लेता है। इतने देर में भाई जो है ऊपर की ओर धोती को खींचना शुरू कर देता है। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था।
आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। इसलिए कुएं की बगल में से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। इस बार लेखक ने दूसरे अंदाज में डंडे को उठाने का प्रयास किया। थोड़ी सी मिट्टी लेकर के उसके दाईं ओर उसने फेंका और फिर अपने दूसरे हाथ से बाईं ओर से उसने डंडा खींच लिया। पर बाद की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। लेखक कहता है कि यदि डंडा बीच में ना आया होता तो मेरे पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना और कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता था। और इस प्रकार नीचे उतरना और चिट्ठियों के लिए संघर्ष करना, इन दोनों कार्यों में वह इतना थक चुका था कि अब 36 फुट ऊपर चढ़ना उसके लिए बड़ा कठिन कार्य सा प्रतीत हो रहा था। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। मतलब कि अब वो 15-20 फुट ही चढ़ सकता था। इतना थक चुका था कि हाथों के बल वो ऊपर बस 15-20 फुट ही चढ़ सकता था, उससे ज़्यादा नहीं। पर वह उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, धौंकनी की तरह चल रही थी। पर एक एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल मैं ऊपर चढ़ता गया। वह इतना थक चुका था कि उसकी बाहें भर गई थी, यानी बाहों में दर्द हो गया था और बड़ी तेज़ सांस चल रही थी, धौंकनी की तरह चल रही थी, यानी बहुत तेज़ सांस चलने लगी थी। लेकिन किसी तरह से वो सरक कर ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देर को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे, हम लोग आगे बढ़े। इसके पश्चात ऊपर आके थोड़ी देर तक बेहाल पड़ा रहता है और जब थोड़ा सा सचेत होता है तो अपना बदन झाड़ वाड़ कर उसमें से धूल मिट्टी झाड़ कर वह धोती कुर्ता फिर से पहनता है और पहनकर किशनपुर के एक लड़के ने उसे उठते चढ़ते हुए देख लिया था। उसको मना करता है कि तुम घर पे ये कुएं वाली घटना को किसी को मत बताना। और सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई और सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छिपा लेती है। उसके पश्चात इस बात को ये दोनों भाई किसी को नहीं बताए और मन ही मन गोपनीय रखे रहे। उसके पश्चात जब 1915 में वह मैट्रिकुलेशन की परीक्षा हो जाती है, उसके बाद वो इस घटना को अपनी माताजी को सुनाता है। माता भी सहम कर एक चिड़िया जैसे अपने बच्चे को सुरक्षा की दृष्टि से अपने पंखों में छिपा लेती है और उसको आश्रय देती है, ठीक उसी प्रकार माता ने भी अपने गोद में अपने बच्चे को छिपा लिया। और कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक नहीं था। लेखक कह रहे हैं वे मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे। उस समय डंडा था, राइफल नहीं था, यानी कि डंडे का ही ज़्यादा महत्व था और शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक नहीं था। और उस समय का जो शिकार उसने डंडे से शिकार वे करते थे, वह शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक नहीं था। इस प्रकार ये कहानी यहीं समाप्त होती है और लेखक की हिम्मत और साहस को दर्शाता हुआ ये अंश बड़ा ही
स्मरणीय है और रोचक है। अब कुछ प्रश्न। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? जैसा कि पठित अंश में आपने पढ़ा है कि भाई के बुलाने पर जब लेखक घर की ओर लौटता है तो उसके मन में ये डर रहता है कि वह झरबेरी से बेर तोड़ के खा रहा था। शायद उसी के कारण, इसी गलती के कारण, इसी दोष के कारण उसका भाई उसे पीटेगा। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली, इसका उत्तर इस प्रकार है। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली पूरी बानर टोली थी। उन बच्चों को पता था कि कुएं में एक सांप रहता है। वे ढेला फेंककर कुएं में से आने वाली उसकी क्रोधपूर्ण फुफकार सुनने में उन्हें आनंद आता था। वे उसे सुनना चाहते थे। कुएं में ढेला फेंककर उसकी आवाज़ सुनने के बाद उसकी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की लालसा उनके मन में रहती थी, इसीलिए वे कुएं में ढेला फेंकते थे। तीसरा प्रश्न है, सांप ने फुसकार मारी या नहीं? ढेला उसे लगा या नहीं? यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? यह घटना इसका उत्तर इस प्रकार है कि यह घटना 1908 में घटी थी, जब लेखक ने अपनी माँ को, परंतु इस घटना को लेखक ने 1915 में बताया, जब वह मैट्रिकुलेशन की परीक्षा दे चुका था। जब तक वह इसे लिखा होगा उस समय और भी समय बीत चुका था। लेखक ने जब ढेला उठाकर कुएं में सांप की ओर फेंका तो टोपी में रखी चिट्ठी कुएं में गिर गई। इससे लेखक पर बिजली सी गिरी। वह बुरी तरह घबरा गया था। उसे निराशा और पिटने का भय था। घबराहट हो रही थी और वह अपने होश खो बैठा था। उसे ठीक से ये याद नहीं कि जब उसने कुएं में ढेला फेंका था तब सांप ने फुसकार मारी थी या नहीं। उसका फेंका ढेला सांप को लगा या नहीं, इस बात से उसकी घबराहट झलकती है। चौथा प्रश्न है, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। लेखक को चिट्ठियां बड़े भाई ने दी थी। यदि वे डाकखाने में नहीं डाली जाती तो घर पर मार पड़ती। सच बोलकर पीटने का भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से वह दबा था और इसी कारण डर से वह सिसक रहा था। वह झूठ भी नहीं बोल सकता था। चिट्ठियां कुएं में गिर पड़ी थीं। उसका मन कहीं भाग जाने का कर रहा था, फिर भी पिटने के डर और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार उसके सीने पर लटक रही थी। उसके सिर पर लटक रही थी। उसे चिट्ठियां बाहर निकाल कर लानी ही थी। अंत में उसने कुएं में चिट्ठियां निकालने का निर्णय ले लिया। अगला प्रश्न है, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? प्रश्न 5, इसका उत्तर है, सांप का ध्यान बांटने के लिए लेखक ने निम्नलिखित युक्तियां अपनाई। उसने डंडे से सांप को दबाने का ख्याल छोड़ दिया। उसने सांप का फन पीछे होते ही अपना डंडा चिट्ठियों की ओर कर दिया और लिफाफा उठाने की चेष्टा की। उसके बाद डंडा लेखक की ओर खींच आने से सांप के आसन बदल गए और वह चिट्ठियां चुनने में कामयाब
हो गया। अगला प्रश्न है, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। लेखक की चिट्ठियाँ कुएं में गिर पड़ी थी। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकाल लाना साहस का कार्य था। लेखक ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उसने 5 धोतियों को जोड़कर और डंडा बांधकर उसी के सहारे वह कुएं में धीरे धीरे उतरने लगा। दूसरे सिरे पर कुएं के चारों ओर घुमाने के बाद उसमें गांठ लगाकर छोटे भाई को पकड़ा दिया। धोती के सहारे जब वह कुएं की धरातल से 4-5 गज ऊपर था, उसने सांप को फन फैलाए देखा। वह कुछ हाथ ऊपर लटक रहा था। सांप के पास पैर लटक रहे थे। वह आक्रमण करने की तैयारी में था। सांप ने जब उसके पैर को देखा तो उसे लगा कि उसका दुश्मन कोई उसके ऊपर आक्रमण करने वाला है और वह भी आक्रमण करने की तैयारी पे था। सांप को धोती में लटक कर नहीं मारा जा सकता। डंडा चलाने के लिए काफ़ी जगह की ज़रूरत थी, इसलिए उसने डंडा चलाने का इरादा बदल दिया। उसने डंडे से चिट्ठियों को खिसकाने का प्रयास किया और सांप डंडे से चिपक गया। सांप का पिछला भाग लेखक के हाथों से छू गया। लेखक ने डंडे को एक ओर पटक दिया। दैवी कृपा से सांप ने आसन बदल डाले और वह चिट्ठियों को उठाने में कामयाब हो गया। अगला प्रश्न है, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? तो बच्चे कौतूहल प्रिय और जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। उसकी जिज्ञासा व पीड़ा उनको निर्णायक मोड़ पर ला खड़ी करती है। इस पाठ में लेखक उसके भाई व उसके साथियों की बाल सुलभ शरारतों का पता चलता है। वे इस प्रकार हैं। पहला, बच्चे झरबेरी से बेर तोड़कर खाने का आनंद लेते हैं। दूसरा, कठिन व जोखिमपूर्ण कार्य करते हैं। तीसरा, माली से छुप कर पेड़ों से आम आदि फल तोड़ना उन्हें पसंद है। उसके बाद चौथा, बच्चे स्कूल जाते समय रास्ते में शरारतें करते हैं। पाँचवा, रास्ते में चलते चलते डंडे की सहायता से वे वस्तुओं को बिखेरना पसंद करते हैं। छठा, बच्चे कुएं में ढेला फेंक कर खुश होते हैं। और उसके बाद अंतिम है, वे जानवरों जीव जंतुओं को तंग कर उल्लसित होते हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद 8वां प्रश्न है, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं का आशय स्पष्ट करिए। जैसा कि आप सभी ने पाठ में पढ़ा है कि लेखक बचपन में कई सांप मार चुका था और उसी के अनुसार उसने हिम्मत की कि वह जाएगा और सांप को मारेगा, मार के डंडे से मार करके वह चिट्ठियों को निकाल लाएगा। परंतु मनुष्य कई बार सोचता कुछ है और होता कुछ है। मनुष्य हर स्थिति से निपटने के लिए अपना अनुमान लगाता है। वह अपने अनुसार भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है, पर वे योजनाएं हर बार सफल नहीं होती। वे कई बार झूठी सिद्ध होती हैं। कई बार तो स्थिति बिल्कुल उल्टी होती है, जिस प्रकार लेखक के साथ बचपन में घटित हुआ। मक्खनपुर जाते समय जब लेखक की चिट्ठियाँ गिर गईं, उस समय की स्थिति का लेखक ने अनुमान नहीं लगाया था। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को लाना साहस का काम था। लेखक धोती के सहारे कुएं में उतरता है। सामने सांप फन फैलाए बैठा था। धोती पर लटक कर
सांप को मारना बिल्कुल असंभव था। वहाँ डंडा चलाने की भी जगह नहीं थी। लेखक ने डंडे से चिट्ठियों को खिसकाने का प्रयास किया तो सांप ने डंडे से चिपक कर आसन बदल दिया और लेखक चिट्ठियाँ उठाने में सफल हो गया। लेखक इन सब बातों के लिए पहले से तैयार नहीं था, लेकिन स्थिति के साथ वह अपनी योजना में परिवर्तन करता है। इस प्रकार मनुष्य की कल्पना और वास्तविकता में बहुत अंतर होता है। यह बात इस घटना से सिद्ध होती है। अंतिम प्रश्न है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर करता है। पाठ के संदर्भ में इस प्रश्न का आशय स्पष्ट करिए। हम हमेशा यह विश्वास करते हैं कि कर्म हमारे हाथ में, फल ईश्वर के हाथ में। उसी बात को साबित करता हुआ ये पंक्ति साबित करता है, मनुष्य तो कर्म करता है, उसे फल देने का काम ईश्वर करता है। फल को पाना मनुष्य के बस में की बात नहीं है। मन चाहा फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह तो फल देने वाले की इच्छा पर निर्भर करती है। इस पाठ में लेखक ने चिट्ठियाँ प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास किया और उसे सफलता भी मिल गई। गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कार्य करने पर विश्वास करना चाहिए, कार्य के फल पर विश्वास करना उचित नहीं है। यहाँ पे इसके अलावा भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि लेखक की चिट्ठियाँ कुएं में क्यों गिर गईं? तो इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है, लेखक के कुर्ते में जेब नहीं थी, इसलिए उसने चिट्ठियों को अपनी टोपी के नीचे रख लिया था और जब वह आदत के अनुसार टोपी उतारकर कुएं में ढेला फेंकने लगा तो वे चिट्ठियां उड़कर कुएं में जा गिरी। अगला प्रश्न है, लेखक अपने बचपन में किस वस्तु से अधिक मोह रखता था और क्यों? तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा है कि लेखक बचपन में बबूल के डंडे से बहुत अधिक उसको प्रेम था, उसको मोह था। उसे वह डंडा राइफल से भी अधिक प्रिय था। उसका कारण यह था कि वह इसके द्वारा अनेक सांपों को मार चुका था। इसके अलावा उसने अनेक बार आमों के पेड़ों से इसी डंडे की सहायता से बहुत से आम तोड़े थे। लेखक अपने डंडे को गरुड़ की संज्ञा देता है। उसे अपना डंडा सजीव सा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, लेखक का छोटा भाई क्यों रोने लगा? लेखक का भाई 8 वर्ष का था। उसे इतनी समझ नहीं थी। उसका दिल कमज़ोर था, इसीलिए चिट्ठियों के कुएं में गिर जाने पर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर जब उसका भाई कुएं में चिट्ठियों के लिए उतरने लगा तो उसे बहुत डर लगा। कुएं के अंदर सांप की फुफकार उसने सुना था। इस कल्पना मात्र से ही वह भयभीत हो गया था और इस कारण वह रोने लगा। अगला प्रश्न है, कुएं वाली घटना सुनकर लेखक की माँ ने क्या प्रतिक्रिया की? तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि कुएं वाली घटना सुनकर लेखक की माँ भयभीत हो गई। ममता के कारण उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने लेखक को अपनी गोद में बिठा लिया और अपने आंचल से ढक लिया। ऐसा करके वे अपने बेटे तथा स्वयं की सुरक्षा का अनुभव करना चाहती हैं। अगला प्रश्न है कि मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था, आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय है कि प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि जिस प्रकार नारायण देव का वाहन गरुड़ पक्षी होता है जो सांपों को मार डालता है, उसी प्रकार लेखक के भी अपने डंडे से अनेक सांपों को मार चुका था। इसीलिए लेखक ने अपने डंडे को नारायण वाहन कहा है।
भाई साहब ने लेखक को कौन सा काम करने को कहा था, उसके लिए मुसीबत क्यों खड़ी हो गई। तो पाठ के शुरू में ही है, भाई साहब ने लेखक को 3 चिट्ठियाँ देकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आने को कहा था। सांप को ढेला मारने के प्रयास में जब वह उछला तो उसने उत्तेजित होकर टोपी उतार ली और जिसमें उसने 3 चिट्ठियाँ रखी थी वे कुएं में गिर गई और उसके कारण मुसीबत आ खड़ी हुई। अगला प्रश्न है, चिट्ठियों के कुएं में गिरते ही लेखक पर बिजली सी क्यों गिर पड़ी। तो उत्तर है कि कुएं में चिट्ठियां गिरते ही लेखक इसलिए परेशान हो गया क्योंकि भाई साहब से झूठ बोलने का दुस्साहस उसके अंदर नहीं था और चिट्ठियां डाकखाने में डाल दी गई। दूसरा उपाय केवल यह था कि चिट्ठियों को कुएं में घुसकर निकाला जाए और यह कार्य जोखिम भरा था क्योंकि वहाँ एक भयंकर विषैला विषधर रहा करता था। उसके बाद अगला प्रश्न है, चक्षुश्रवा किसे कहते हैं वह क्यों। चक्षुश्रवा का अर्थ है आँखों से सुनने वाला। सांप को चक्षुश्रवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके कान नहीं होते, इसी कारण वह आँखों से ही सुनता है। ऐसा कहा जाता है कि सांप के सामने लेखक खुद को भी चक्षुश्रवा अनुभव कर रहा था क्योंकि दोनों एक दूसरे को आँखों से पहचान रहे थे। धन्यवाद।